हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के बहुत ही खास और कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक पिछले वीडियो तक में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंतर्गत डिफरेंट टॉपिक्स पर चर्चा किए थे और आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह यूनिट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन से लेकर के शॉर्ट क्वेश्चन के संदर्भ में भी और न्यूमेरिकल पर भी चर्चा होगी, क्योंकि इस यूनिट्स के अंतर्गत जितने सारे टॉपिक्स हैं उसमें से लमसम 20 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो आज चूँकि इस यूनिट का स्टार्टिंग डे है, इसलिए आज इस यूनिट से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स आएंगे उससे संबंधित डिफिनीशन पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक लॉ पर चर्चा करेंगे। लास्ट में वह लॉ होगा किर्चहॉफ के नियम। किर्चहॉफ का नियम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि परीक्षा में यह बार बार पूछा जाता है। और किर्चहॉफ के नियम पढ़ने के पश्चात इसके अनुप्रयोग के तहत या हम कह सकते हैं इस नियम के आधार पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वह है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, उसकी संतुलन की स्थिति और असंतुलित अवस्था दोनों होती है। तो किर्चहॉफ के नियम के माध्यम से इसे कैसे उसके शर्त को प्राप्त किया जाएगा इसकी चर्चा की जाती है। लेकिन इन सभी टॉपिक्स से पहले जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस यूनिट में आज स्टार्टिंग डे है और इसमें आगे बहुत सारे टॉपिक्स आते जाएंगे। तो जो आवश्यकता है आगे प्रूफ करने के संदर्भ में उन छोटी छोटी टॉपिक्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसकी परिभाषा को जानेंगे, उसके यूनिट्स को जानेंगे, उसका सिंबल क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे और अंत में आज के वीडियो में किर्चहॉफ के नियम की चर्चा करेंगे। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले, विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स के डिफिनेशन को समझने से पहले, जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि फिजिक्स से संबंधित अर्थात हम यूँ कहें कि करंट यूनिट जो अभी चल रहा है इससे संबंधित जितने सारे वीडियो आएंगे इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो अच्छी तरह से शेयर करें, लाइक भी करें। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आवेश की ही चर्चा करेंगे, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि इससे पहले जो यूनिट पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, उसके अंतर्गत भी आवेश की चर्चा हुई थी, लेकिन उसमें आवेश को स्थिर अवस्था में रखा गया था। जितने सारे टॉपिक्स उसमें बताए गए हैं उसमें आवेश की चर्चा ही है, किंतु उसमें आवेश स्थिर था, क्योंकि टॉपिक ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की, अर्थात विद्युत संबंधित बातें हुई थी लेकिन उसमें आवेश स्थिर था और स्थिर अवस्था में ही आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण या उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इन बातों की चर्चा हुई थी। इस यूनिट में स्थिर अवस्था में चर्चा होती है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में आवेश स्थिर नहीं बल्कि प्रवाहित होती है। अर्थात इसमें जितने सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आवेश स्थिर अवस्था में नहीं बल्कि आवेश गतिशील अवस्था में होगी। इसलिए सबसे पहले
जो इसमें टॉपिक आ रहा है वह है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो विद्युत धारा के बारे में एक सिंपल डिफिनीशन पहले जान लेते हैं और फिर इसका मान कैसे प्राप्त होगा उससे संबंधित भी एक डिफिनीशन चर्चा करेंगे। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि किसी चालक में आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। किसी चालक में आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। ये सिंपल डिफिनेशन है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसमें आवेश स्थिर नहीं रहेगी बल्कि आवेश प्रवाहित होगी। और पहला डिफिनेशन ही आ गया विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा के परिभाषा आ गया है कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किंतु यदि धारा की माप करनी हो तो माप से संबंधित जो विद्युत धारा की परिभाषा होती है उसको बोला जाता है विभवांतर के अधीन किसी चालक में प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विभवांतर के अधीन किसी चालक में प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको अन्य रूप में भी हम ऐसा कह सकते हैं कि विभवांतर के अधीन किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति सेकंड हम छोड़ भी सकते हैं, कह सकते हैं विभवांतर के अधीन किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें दो बातें आई। आवेश के प्रवाह की दर से मतलब यहाँ पर क्या है? फिजिक्स में दर से मतलब होता है, उसका संबंध होता है टाइम से, समय से। तो प्रति सेकंड बोले या आवेश की दर बोले, दोनों एक ही बात है। तो प्रति सेकंड आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश को हम जनरली Q से सूचित करते हैं और दर को यानी समय को T से, और विद्युत धारा का संकेत होता है I। और हम जानते हैं कि दर, जब भी दर की बातें होती है तो दर किसी भी स्थिति में जब लिखा जाता है तो उस दर को हमेशा डिवाइड के नीचे, अपॉन में नीचे लिखा जाता है। तो परिभाषा को देखा जाए जिसमें कहा गया विभवांतर के अधीन किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को या प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो सपोज यदि हम ऐसा कर लें कि T सेकंड में किसी चालक में Q आवेश प्रवाहित हो रही है तो 1 सेकंड में कितना, तो हम कह सकते हैं Q/T। और यही 1 सेकंड में जो उस चालक में आवेश का प्रवाह हो रहा है, इसी आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात हम यहाँ पे I = Q/T कह सकते हैं। यानी सिंपल वे में यदि समझें तो धारा का सूत्र हो गया I = Q/T। इस धारा के मान को बहुत एंगल से लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे मान लिए गए हैं वह सिंपल वे में है। लेकिन यदि इसका मान बड़ा हो, टोटल के संदर्भ में दिखाना हो, तो यहाँ पे डेल्टा Q/डेल्टा T का भी ये होता है। अर्थात I = डेल्टा Q/डेल्टा T का भी यूज कर सकते हैं। और इसी बड़े मान को यदि फिर से छोटे रूप में दिखाना हो तो इसका लिमिट निकाला जाता है और तब फिर यह मान डिफरेंशिएट हो जाता है और उस समय I बराबर लिखा जाता है dQ/dt।
तो कहने का तात्पर्य है कि विद्युत धारा को हम 3 रूपों में लिख सकते हैं, 3 स्थितियों में दर्शा सकते हैं। एक सिंपल तरीके से I = Q/T, बड़े मान के रूप में दिखाना हो तो ΔQ/ΔT, और इस बड़े मान को फिर से छोटे मान में दिखाना हो तो उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका लिमिटेशन किया जाता है, और तब प्राप्त होता है I = dQ/dt। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्युत धारा की परिभाषा के अनुसार धारा का सूत्र I = Q/T ही प्राप्त होता है, और इसके आधार पे हम इसका मात्रक भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सूत्र से ही प्राप्त कर लेते हैं। पहले I = Q/T है। यदि हम यहाँ पे Q का मात्रक डाल दें, Q का मात्रक होता है कूलम, यानी आवेश का मात्रक, और समय का T का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, तो यह हम कह सकते हैं कि कूलम प्रति सेकेंड। धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकेंड प्राप्त हुआ सूत्र के अनुसार, लेकिन 1 कूलम प्रति सेकेंड को 1 एम्पियर कहा जाता है। इसलिए SI मात्रक के रूप में जब भी याद किया जाता है विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर कहा जाता है, अर्थात जिसे हम A सूचित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर 1 कूलम प्रति सेकेंड के बराबर होता है। तो अभी तक हम लोग विद्युत धारा के परिभाषा, विद्युत धारा का संकेत जिसे I सूचित किया जाता है, और विद्युत धारा का सूत्र जिसमें I = Q/T प्राप्त हुआ, और विद्युत धारा का SI मात्रक जो एम्पियर होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा जो एक आवेश का प्रवाह है उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, किस किस सोर्स से विद्युत धारा की प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहला सोर्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। विद्युत रासायनिक सेल से प्राप्त होती है। दूसरा सोलर सेल, सोलर सेल, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है उसके माध्यम से भी विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। और तीसरा है जनरेटर, जिसको जनित्र बोलते हैं। इन 3 सोर्सों के माध्यम से विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। तो इन सोर्सों के बारे में आगे भी डीप चर्चा करनी है। फिलहाल ये जान लेना है कि विद्युत धारा का स्रोत मुख्य रूप से 3 है। पहला होगा विद्युत रासायनिक सेल, दूसरा सोलर सेल, और तीसरा जनरेटर यानी जनित्र। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम एक और टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, वह है ओम्स लॉ, ओम का नियम। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ओम के नियम सिर्फ समझना है, कह क्या रहा है, और इस ओम के नियम के तहत जो भी पॉइंट आ रहा है उसके फॉर्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा, उससे निकले हुए फार्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस फार्मूला का यूज आगे के प्रूफ में होगा। ओम ने कहा था, अर्थात ओम के नियम से नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। गौर से सुनिए इसको। नियत ताप पर, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होनी चाहिए, परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। नियत ताप, चालक में प्रवाहित धारा, धारा का संकेत क्या होता है? I। उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर को भी सूचित करते हैं। यह धारा के कारण उत्पन्न विभवांतर है, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है।
अर्थात समानुपाती से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि धारा का प्राबल्य बढ़ेगा तो उसका विभवांतर भी बढ़ेगा। यदि धारा का मान निम्न है, कम है, उसकी प्राबल्य कम है, तो विभवांतर का भी मान कम होता है। समानुपाती से तात्पर्य यही है। तो इस कथन के अनुसार हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, V समानुपाती I, V समानुपाती I। तो V प्रोपोर्शनल I जो प्राप्त हुआ है, तो इसमें हम प्रोपोर्शनल साइन को यदि हटाते हैं, समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, तो इक्वल बदलने के लिए कांस्टेंट टर्म जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म R होगा और इसको हम इंटू I करेंगे। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है V इक्वल I R। यह जो कैलकुलेशन आया है इसको याद रखना जरूरी है। V इक्वल I R यह ओम के नियम के अनुसार एक रिजल्ट है। कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में यह पूछ भी देता है कि ओम के नियम को लिखें और इससे संबंधित व्यंजक प्राप्त करें, तो उस व्यंजक में V इक्वल I R ही प्राप्त होता है। चूँकि अब अभी परिभाषा को हम समझा रहे हैं, इसलिए सिंपल वे में इस पॉइंट को हम दर्शा रहे हैं, समझाने का प्रयास हो रहा है। तो अभी तक इस करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर चुके हैं विद्युत धारा क्या है, उससे संबंधित मुख्य बातों को, फिर विद्युत धारा के स्रोत क्या है, और अभी अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है ओम का नियम क्या है, और उस ओम के नियम के तहत एक रिलेशन V इक्वल I R इसको प्राप्त कर लिए हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि आगे के व्यंजक में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन सामने आ रही है कि यहाँ पे समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए R कांस्टेंट का यूज किया गया है। ये R क्या है? R इज अ रेसिस्टेंस, यानी R एक यहाँ पर प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध क्या है? तो विद्युत धारा की परिभाषा जो बताया गया था तो उसमें बोला गया था विभवांतर के अधीन किसी चालक में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होती है तो प्रवाह के मार्ग में, पथ में रुकावट भी आती है, क्योंकि हम जानते हैं चालक कणों से निर्मित होते हैं। तो जब उस कण में आवेश का प्रवाह होता है तो उस कण के द्वारा उस आवेश के प्रवाह में विरोध भी होता है, रुकावट भी आती है। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट होती है, जो विरोध होता है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं और उस प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध हो गया कि प्रतिरोध एक तरह से चालक के मार्ग में आवेश का विरोध होता है, विरोध करने वाले जो पदार्थ हैं उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध, और उसका संकेत R होता है। और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। तो प्रतिरोध की चर्चा हो गई, विद्युत धारा की चर्चा हो गई, ओम के नियम की चर्चा हो गई। प्रतिरोध के बाद इससे संबंधित एक अन्य टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रतिरोध से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है रेसिस्टर्स, यानी प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या है? सुनने में एक जैसा लग रहा है प्रतिरोध और प्रतिरोधक, लेकिन दोनों में अंतर है। प्रतिरोध में मैंने बताया किसी चालक में प्रवाहित आवेश के मार्ग में जो विरोध होता है, प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट होती है, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। किंतु प्रतिरोधक के परिभाषा में बोला जाता है कि किसी चालक के उच्च प्रतिरोध को, किसी चालक में उच्च प्रतिरोध को
प्रतिरोधक कहा जाता है। किसी चालक में उच्च प्रतिरोध तो होगा ही, लेकिन उस प्रतिरोधक की क्षमता यदि उच्च है तो उस पदार्थ को उस समय प्रतिरोधक कहा जाता है। और प्रतिरोधक से संबंधित टॉपिक एक और आती है, वह है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधक भी बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। पहले प्रतिरोध, उसके बाद प्रतिरोधक, अब प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी क्या है। तो प्रतिरोधक में बताया गया कि किसी चालक में उच्च प्रतिरोध को प्रतिरोधक कहते हैं। प्रतिरोधकता इसी संबंधित है और इसमें परिभाषित किया जाता है कि किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई और प्रति अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में निहित या स्थित प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई, यदि चालक तार की लंबाई जितनी भी बड़ी हो उसके एक छोटे से हिस्से, तो किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई एवं प्रति अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में स्थित प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहा जाता है। और इस प्रतिरोधकता को रो से सूचित किया जाता है। इस संकेत को रो कहते हैं, रो से सूचित किया जाता है। अब प्रतिरोध को आर से, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, प्रतिरोधकता को रो से सूचित किया जाता है। तो संकेत अलग, परिभाषा अलग, किंतु मात्रक दोनों का लमसम सेम होता है। फर्क इतना ही है कि प्रतिरोध का मात्रक सिर्फ ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। अभी तक हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत, इस यूनिट के अंतर्गत कुछ परिभाषाओं को परिभाषित किया, जिसकी आवश्यकता आगे के टॉपिक्स में होगी। अब आगे जो टॉपिक, जो प्रूफ आने वाली है, उससे संबंधित एक नियम की आवश्यकता होगी और वह है किरचॉफ का नियम। पहले किरचॉफ का नियम समझ लेते हैं। क्या कहता है ये नियम, इसका नियम क्या है और उसका कैलकुलेशन क्या प्राप्त होती है, इस पर चर्चा फिगर के माध्यम से करते हैं। और आज के टॉपिक में किरचॉफ के नियम तक ही हम लोग रहेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस नियम के आधार पे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो किरचॉफ का नियम क्या है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। किरचॉफ महाशय किसी चालक में प्रवाहित धारा से संबंधित दो नियमों को प्रतिपादित किए। जिसमें प्रथम नियम में उन्होंने कहा कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे फिर से सुने। चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह पहला नियम है। इसे खुले परिपथ का नियम भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें परिपथ बंद नहीं बल्कि खुली होती है। और दूसरा नियम किरचॉफ महाशय ने जो दिया, उसके अंतर्गत किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग से प्रवाहित विद्युत धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसके या उस परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। पहला नियम में सिर्फ धारा की चर्चा है,
दूसरे नियम में धारा और प्रतिरोध दोनों की चर्चा है। पहला नियम में बोला गया कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिर्फ धारा की चर्चा। जबकि दूसरे नियम में है किसी बंद परिपथ में भी अंतर है। पहले नियम में खुला परिपथ और दूसरे में बंद परिपथ की चर्चा है। तो किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग से प्रवाहित विद्युत धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब इस नियम को हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से ये परिपथ बन रही है, कैसे यहाँ पर शून्य हो रही है एक में और दूसरे में विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो मैंने अभी जो नियम की चर्चा किया वह आपके स्क्रीन पर भी है, आप उसे देख सकते हैं और इसको हम फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। सपोज करते हैं कि यह एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर विभिन्न स्रोतों से अलग अलग धाराएं आ रही है और कुछ कंडीशन में धारा यहाँ से जा भी रही है। इस धारा को क्रमशः हम सपोज कर सकते हैं I1, I2, I3, I4, I5, I6। एक बिंदु पर बहुत सारे धाराएं मिल रही है। इसमें जो इसमें एरो का साइन यूज किया गया है उसमें कुछ में पॉइंट की ओर आने का निर्देश है और कुछ में पॉइंट से जाने का। तो आने का मतलब क्या और जाने का मतलब क्या है यह भी हम लोग समझेंगे। लेकिन जो परिभाषा में कह रहा था ना कि चालकों के किसी जाल में, तो जाल से मतलब क्या, मछली पकड़ने वाले जाल की बात नहीं हो रही है। मछली शब्द से लग रहा है मुंह में पानी भी आ गया, मछली खाने का इरादा हो गया है, लेकिन उस जाल की भांति जरूर है यहाँ पर है। कैसे, तो जिस तरह से जाल में भी इधर से धागा आया और आता है, तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न स्रोतों से एक बिंदु पर धाराएं आ रही है। तो आने की और जाने के संदर्भ में सिंपल रूप में जान लें कि जब किसी बिंदु पर कोई धारा आती है तो उसको पॉजिटिव भी लिया जाता है, अर्थात आ रही है। और जब धारा यहाँ से जाएगी तो उसके मान को निगेटिव भी लिया जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे से धारा जा रही है अर्थात उतनी धारा का मान वहाँ पे घट रही है। तो इस संदर्भ में किरचॉफ महाशय ने जो बताया कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं I1 पॉजिटिव होगा क्योंकि आ रही है, प्लस ये धारा I2 चूँकि जा रही है इसलिए प्लस नहीं बल्कि यहाँ पे माइनस I2 का प्रयोग करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि I3 आ रही है इसलिए प्लस I3 लिखेंगे। फिर I4 जा रहा है इसलिए माइनस I4। I5 इस बिंदु की ओर आ रही है इसलिए प्लस I5 और I6 जो धारा सपोज किया गया यह भी बिंदु की ओर आ रही है इसलिए इसको भी प्लस I6 करेंगे। सभी को जोड़ दिया गया है और इसका बीजीय योग अर्थात बीजगणितीय योग शून्य होगा किरचॉफ के नियमानुसार। तो मेरे ख्याल से किरचॉफ का ये पहला नियम क्या है ये समझ में आ गया होगा और इस नियम का उपयोग आगे व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति जब हम प्राप्त करेंगे, उस ब्रिज के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता होगी, इसका भी
और दूसरे नियम का भी। तो इस नियम को मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे नियम की। दूसरे नियम के तहत उसमें बंद परिपथ की चर्चा की गई है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बंद परिपथ है और इसमें 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 स्थित है और किसी स्रोत से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो पहले प्रतिरोध में I1 धारा, दूसरे में I2 और तीसरे में I3 प्रवाहित हो रही है। तो किरचॉफ ने जो कहा कि किसी बंद विद्युत परिपथ में, यह बंद परिपथ है, के प्रत्येक भाग में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके प्रतिरोध, विद्युत धारा उसके प्रतिरोध सभी में है, विद्युत धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इस कथन के अनुसार से हम ऐसा लिख सकते हैं, I1 R1 अर्थात विद्युत धारा और प्रतिरोध, विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल प्लस दूसरे प्रतिरोध और दूसरी धारा अर्थात I2 R2 योग हो रही है और माइनस I3 R3। अब क्वेश्चन आ गया कि ये दोनों प्लस में और ये माइनस में क्यों? जुट ही रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका मान माइनस में, इसलिए माइनस का प्रयोग किया गया है। लेकिन माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब धारा आई तो यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड होके चली गई, एक अप की ओर जिसको पॉजिटिव लिया गया है और एक डाउन की ओर जा रही है, तो इसको निगेटिव सपोज किया जाता है। तो इसलिए इस दोनों का मान पॉजिटिव के रूप में लिया गया है और यहाँ पे एक नेगेटिव। ठीक उसी तरह से जिसमें जो पहला नियम बताया गया कि आ रही है बिंदु पे तो पॉजिटिव और वहाँ से जा रही है तो उसका मान निगेटिव भी ले जाता है। तो इसी तरह से अप की ओर एक सीरीज में जा रही है, इसका मान पॉजिटिव, और डाउन की स्थिति में है इसलिए इसका मान निगेटिव लेते हैं। तो इन सभी धाराओं और उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अर्थात इक्वल में लिख सकते हैं सिग्मा ईटा। इसे ई भी पढ़ा जाता है, ईटा भी बोला जाता है, अर्थात विद्युत वाहक बल को ईटा से सूचित किया जाता है या ई से भी कह सकते हैं सूचित किया जाता है। तो दूसरे नियम के अनुसार क्लियर है कि विद्युत धारा और उसके प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो आज हम लोग इस करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन पर चर्चा हुई है, अर्थात जो इस यूनिट में आगे चल करके विभिन्न प्रकार के तथ्यों को, विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स को जो प्रमाणित करने के लिए मुख्य बिंदु की जो आवश्यकता होगी उससे संबंधित परिभाषा को हम लोगों ने आज चर्चा किया है। और अंत में जो चर्चा हुई है किरचॉफ के नियम की, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन में, लघुत्तरीय प्रश्न में यह पूछता भी है कि किरचॉफ के नियमों को लिखें और समझाएं, और इस नियम के आधार पे आगे बहुत सारे प्रूफ पढ़ने पड़ेंगे, उसमें इसकी आवश्यकता होगी। तो आज के टॉपिक में इतना ही तक चर्चा होगी और इस नियम का उपयोग जो नेक्स्ट टॉपिक में होगा देखेंगे किस प्रकार होता है। तो यदि यह यूनिट से संबंधित बातें, परिभाषाएं यदि समझ में आए, अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, दोस्तों तक अधिक से अधिक मैसेज दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और
नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वह व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति क्या होगी, इसको हम लोग प्राप्त करेंगे।